हर साल 7 लाख के करीब नए कैंसर के मरीज जुड़ते हैं भारत में। तो 7 लाख परिवारों में तकरीबन 3.5 लाख परिवार ऐसे होंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे कैंसर से। कीमोथेरेपी की बोतल पे भी लिखा होता है पॉइजन। आप पढ़ेंगे, अरे कहेंगे यार मुझे पॉइजन लगा रहा हो क्या। उस पर लिखा होता है कि रिकंस्टिट्यूट भी ऐसे एनवायरनमेंट में करें कि वो हवा के वेपर्स नहीं उड़े उसके। और सन 76 में ये काम सिद्ध करता है कि ये काम अच्छा है, इम्यून थेरेपी हो सकती है, इम्यून सिस्टम को हम ठीक कर सकते हैं। उसको नोबेल प्राइज़ कब मिलता है? 2011 में। हम जो काम कर रहे हैं वो दुनिया में एक नायाब काम है, सब जगह नहीं होता। डेंड्राइटिक सेल थेरेपी पूरी दुनिया में नहीं होती, तो वो ऑलरेडी सारा अपना कायनात को लुटा के आते हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है उनसे ये कहना कि मेरा इलाज भी लाखों का है। तो हम लोगों को अगर ये आंकड़े आज आप लोगों की समझ में आ रहे हैं कि हम हर साल 3.5 लाख लोगों को गुर्बत की कगार पे सिर्फ कैंसर से ला रहे हैं, हम परिवारों को ख़त्म कर रहे हैं कैंसर से, बिकॉज वो ट्रीटमेंट कराने में अपना सारा सरमाया लगा देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? क्या किया हमने कैंसर में? कुछ भी तो नहीं किया। मुश्किल बीमारी यूँ है कि ये बीमारी की दवा जो है वो कोई ऐसी ईजाद नहीं हो पाई कि जो, चूँकि ख़राब सेल भी जिस्म के अंदर से ही आए हैं, सही सेल भी अंदर ही हैं जिस्म के, तो दोनों में डिफ्रेंसिएशन बहुत कम होता है। रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी में बहुत कम अंतर होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपने देखा एंटीबायोटिक दे दी जाती है तो बैक्टीरिया ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसी दवा कौन सी दी जाए कि जो कैंसर के सेल को तो मार दे और नॉर्मल सेल्स को ठीक रखे? ऐसी दवा अभी तक बनी नहीं है। कोशिश जारी है, बनती रहती हैं। दवा क्या बनी है? कैंसर का सेल का एक पार्ट होता है कि कैंसर का सेल बहुत तेज़ी से पैदा होता है। जैसे हमारे सर के बाल तेज़ी से पैदा होते हैं, हर हम महीने कटवाते हैं, कुछ लोग 15 दिन में 2 बाल कटवाते हैं, नाखून हम लोग काटते हैं अपने, वो भी तेज़ पैदा होते हैं। तो कैंसर के अंदर भी ये है कि कैंसर का सेल की मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी स्पीड थोड़ी नॉर्मल सेल से फास्ट होती है। उसकी बिना पे इलाज करते हैं हम लोग, और जो तेज़ पैदा होने वाले सेल्स हैं उनको मारने की दवाइयाँ बनाई गई हैं कि उनके आधार पे कैंसर के सेल्स को आप मार दीजिए। मतलब उनमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि फास्ट सेल्स को, मतलब एक साइकिल होती है, सेल साइकिल बोलते हैं, उसके 4 फेजेस होते हैं। तो वो 4 फेजेस, जहाँ रैपिड एक फेज़ होता है, उस रैपिड फेज़ को कट कर दे तो कैंसर सेल भी मर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर की जो दवा है वो अधूरी है। वो बाल भी गिरा देती है, वो नाखून भी काले कर देती है, वो स्किन भी काली कर देती है। तो वो जो नए नए तेज पैदा होते हैं सेल, उन सबको मार देती है। उसे कीमोथेरेपी बोलते हैं। अगर गांठ वाला कैंसर है और आदमी कुछ हद तक लकी है कि एक ही जगह गांठ थी, तो उस गांठ को निकाल के सर्जरी कर देते हैं। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना कीमो से फ़ायदा हो रहा या सर्जरी भी नहीं हो सकती, तो जो आपने देखा होगा एक्सरे की मशीन होती है, उसी को रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन और एक्सरे की मशीन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एक्सरे जो किया जाता है वो भी रेडिएशन से ही एक्सरे होता है। ऐसे ही मशीन की जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है वो रेडिएशन की मशीन है कि आपने पर्टिकुलर एरिया में इतनी ज़्यादा रेडिएशन दिया कि वो ट्यूमर जो है वहाँ ख़त्म हो गया या एक्टिव नहीं रहा, इनएक्टिव हो गया। तो ये 3 ट्रीटमेंट्स चलते हैं। बड़ा अच्छा सा एक चीज़ मुझे याद आ रही है बात करते करते। कैंसर जो है ना, नई विपदा है। नई विपदा से मुराद है कि 50 साल पहले ही कैंसर का इलाज शुरू हुआ है, बस। इससे पहले नहीं होता था इलाज। 50 साल की हिस्ट्री है, 50 साल 55 साल, इससे ज़्यादा पहले का हिस्ट्री नहीं है। कैंसर लाइलाज बीमारी था और इलाज भी नहीं करते थे लोग। रेडिएशन से इलाज शुरू हुआ था। और मुझे याद है कि जब कैंसर की फील्ड डेवलप हो रही थी तो जो ऑन्कोलॉजिस्ट हुआ करते थे वो कोई कोर्स नहीं होता था ऑन्कोलॉजी का, एमडी मेडिसिन ही होते थे। एमडी मेडिसिन वाले जब डायग्नोसिस करते थे कैंसर का तो कहते थे भाई अब इसका इलाज हम नहीं करेंगे, ये तो कैंसर के डॉक्टर के पास जाए। तो कैंसर का डॉक्टर मिलता नहीं था। जो एक्सरे वाले डॉक्टर हुआ करते थे वो कैंसर का इलाज करते थे, रेडिएशन वाले, रेडियोलॉजिस्ट। जब मेडिकल कॉलेजेस में डिपार्टमेंट बने रेडिएशन वाले तो मशीनें तो आ गई रेडिएशन की, लेकिन ना उनमें भी लोग जाना नहीं चाहते थे।
तो मुझे याद है उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते थे, कहते थे यार हम तो एक्सरे ही करेंगे, हम वही ठीक है। एक्सरे की डिपार्टमेंट बहुत छोटा सा होता था, ना सीटी था, ना एमआरआई था, ना कोई लेटेस्ट जांच थी। अल्ट्रासाउंड भी बहुत बाद में आया था, सिवाय एक्सरे के कुछ था नहीं। एक्सरे हुआ करते थे खाली रेडियोलॉजी में। तो उनसे कहा जाता था कि भाई रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ज्वाइन करोगे? तो कहते थे ना साहब, वहाँ तो सब मौतें हो जाती हैं, हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा ना, तुम्हें जाना पड़ेगा। डीन ने कहा तुम तो उसी में जाओगे, तुम बहुत हर वक्त चाय पीते रहते हो, बैठे हुए खाली रहते हो, भाई तुम तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी करो, तुम रेडियोलॉजिस्ट मत बनो। अच्छा साहब हम चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये डिपार्टमेंट बहुत परेशानी वाला डिपार्टमेंट था, ना मरीज़ खुश, ना डॉक्टर जाने को तैयार, ना इलाज। यहाँ से ऑन्कोलॉजी शुरू हुई, ये ऑन्कोलॉजी की कहानी थी। उसके बाद में फिर वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सबसे पहले शुरू हुआ, जैसे मैंने कहा। फिर कीमोथेरेपी की बात आई कि साहब कीमो देते हैं। कीमोथेरेपी की बोतल पे भी लिखा होता है पॉइजन। आप पढ़ेंगे, अरे कहेंगे यार मुझे पॉइजन लगा रहे हो क्या। उस पर लिखा होता है कि रिकन्स्टिट्यूट भी ऐसे एनवायरनमेंट में करें कि वो हवा के वेपर्स नहीं उड़े उसके। उसका रिकन्स्टिट्यूशन भी एक लेमिनार फ्लो में होता है कि जिससे कि जो आदमी ले रहा है, लगा रहा है, टेक्नीशियन, उसको कहीं नाक में नहीं चढ़ जाए, उसके अंदर जिसमें प्रॉब्लम नहीं कर दे। तो वो भी दवा पॉइजन ही होती है, चूँकि जाहिर सी बात है सेल्स को मारती है। सन 74 में जो बंदा काम करता है इस काम में, और सन 75 में 76 में ये काम सिद्ध करता है कि ये काम अच्छा है, इम्यून थेरेपी हो सकती है, इम्यून सिस्टम को हम ठीक कर सकते हैं, उसको नोबेल प्राइज़ कब मिलता है? 2011 में। किसी भी डिस्कवरी में कितना वक्त चाहिए आपको उसको ये पहचानने में कि ये आदमी जो कह रहा था सच्ची बात कह रहा था। आप तसव्वुर कीजिए कि 30 साल के बाद उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो ये कहता है कि इम्यून थेरेपी से भी कैंसर ठीक हो जाता है। प्रोफेसर स्टीनमैन, जिनको आपने नोबेल प्राइज़ दिया, नोबेल प्राइज़ कमेटी ने स्वीडन में, उनकी डिस्कवरी तो 30 साल पुरानी थी, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई। क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर का मकसद क्या है। डॉक्टर के पास आप गए तो वो दवा लिखेगा पर्चे पे। अब वो दवा तो है उसके पास, वही जो लिखेगा, तो वो उसमें कैसे लिख देगा कि इम्यून सिस्टम को ठीक करो। इम्यून सिस्टम को ठीक करने की दवा है ही नहीं। वो तो जो हम लोग करते चले आए वो मैं बताऊंगा बाद में कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो ये है कैंसर में विपदा यही है कि एक तो उसको लाइलाज बनाने में हम लोगों का हाथ है। मैं शुरू से बताता चला आया हूँ, आधा अधूरा इलाज है, और एक कंसेंसस नहीं है। कंसेंसस का मतलब होता है कि हम सब मिलके एक उस पर रीजनिंग पे पहुँचें। अगर हम पहुँच भी जाएं रीजनिंग पे तो कहते हैं सोल्यूशन नहीं है। हाँ, बोर्ड जो ट्यूमर बोर्ड होता है उसमें इम्यूनोथेरेपिस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इम्यूनोथेरेपिस्ट तो हम बना ही नहीं रहे। हमने मेडिकल कॉलेज में तो ऐसे कोर्सेज ही नहीं शुरू किए जिसको हम ये कहें इम्यूनोथेरेपिस्ट है ये। तो सेल्फ में भी इम्यूनोथेरेपिस्ट तो कोई बनेगा नहीं। वो तो बड़ी हिम्मत का काम है। शायद खुदा ने मुझसे ये काम ले लिया, मैंने कर दिया, मुझे खुद पता नहीं कि मैंने कैसे कर दिया। वो तो एक रास्ते पे चलता चला गया और रास्ते में बहुत परेशानियाँ आईं, बड़ी दुश्वारियाँ आईं। कभी बताऊंगा आपको कि वो दुश्वारियाँ और परेशानियाँ क्या थी, लेकिन बस वो रास्ता चलता चला गया, बनाता चला गया। तो ये हम जो काम कर रहे हैं वो दुनिया में एक नायाब काम है, सब जगह नहीं होता। डेंड्राइटिक सेल थेरेपी पूरी दुनिया में नहीं होती, मैं अक्सर बताता चला गया हूँ। इंस्टीट्यूशंस में होती है, बहुत महंगा है, हमने बहुत सस्ता किया है। हमारा दिल ये गवाही देता है कि हम मरीज़ से बग़ैर पैसे लिए इलाज करें, लेकिन हम मजबूर हैं, हम पूरी तरह मजबूर हैं, हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ें तो इंपोर्ट करते हैं, बाहर से ख़रीदते हैं, और हमारे अखराजात अपने भी हैं। जो हमारे लोग सर काम करते हैं उनके भी बीवी बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको भी पालना है। तो बग़ैर मदद के सरकार की कुछ नहीं हो सकता। और सरकार क्या है? सरकार तो पब्लिक है, पब्लिक की तो सरकार है। पब्लिक की मदद चाहिए। अब पब्लिक कैसी सरकार चुने जो उसकी मदद करने को तैयार हो। कैंसर इकॉनमी को रियून कर देता है। मैं इसलिए जानता हूं कि मैं भी
एक नया इलाज करता हूँ और पेशेंट इस इलाज में यूजुअली तब आते हैं जब सब रास्ते बंद होने लगते हैं। तो वो ऑलरेडी सारा अपना कायनात को लुटा के आते हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है उनसे ये कहना कि मेरा इलाज भी लाखों का है। अच्छा, मेरा इलाज लाखों का मैंने शुरू से बताया है। यूँ नहीं है कि मैं बहुत पैसे कमा के, मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है यहाँ, मैं तो किराए की जगह पे बैठ के काम करता हूँ। मैंने पहले भी बताया है वीडियोज़ में। एम्पैथी और एम्पैथी जो होती है ना, वो बड़ा कैंसर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। एम्पैथेटिक एटीट्यूड, यानी एक हमदर्दी का रवैया अगर मेरे अंदर है तो वो ज़रूरी है। वो लैक करता है डॉक्टर्स में यूजुअली। डॉक्टर्स इनसेंसिटिव हो जाते हैं, बीमारी भी ऐसी है, साफ साफ बात भी नहीं बता पाते हैं, मरीज़ को धुतकार भी देते हैं, मरीज़ से कहते हैं अरे भाई बस इतना ही वक्त है, तुम जाओ कुछ कर लो। तो वो कुछ अजीब सा कैफियत का सवाल है। तो हमारी परेशानियाँ और हमारी खुशियाँ और हमारी तकलीफ़ें और सब एक सी हैं, सब के अंदर वही तकलीफ़ें हैं, वही परेशानियाँ हैं। तो हमको अपनी लीडरशिप से हक़ होना चाहिए कि हम उस लीडरशिप को वो जवाब दे, हमें वो तस्दीक करे कि हम क्या कर रहे थे तुम्हारे लिए। हमने 5 साल रहे तो हमने किया क्या तुम्हारे लिए? कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए हमने ऐसी करी कि जो तुम्हारी तकदीर बदलने की कोशिश कर सके, तुम्हारी तदबीर बदल सके, तुम्हारे फ्यूचर को डिस्क्राइब कर सके। वो जो बात है कि रोज़ हिंदुस्तान में 7 लाख कैंसर के मरीज़ हैं एक वक्त में, ये सरकारी आंकड़े हैं। मैं मानता हूँ 14 लाख होंगे। हर साल 7 लाख के करीब नए कैंसर के मरीज़ जुड़ते हैं भारत में। और 7 लाख में अगर 7 लाख परिवारों में कैंसर हो रहा है तो 7 लाख परिवारों में तकरीबन 3.5 लाख परिवार ऐसे होंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे कैंसर से। जो साहिब हैसियत थे वो प्रॉपर्टी बेच के कैंसर का इलाज कराएंगे, कराते हैं लोग, और ख़त्म हो जाएंगे और गुर्बत की तरफ चले जाएंगे। तो सरकार का खाली अस्पताल कैंसर के बना देने से मामला ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इलाज तो कुल मिला के वही हो रहा है जो सब जगह होगा। एक बात मेरे जहन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, मैंने हमेशा ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा बनाया, सब अपने हैं, सबसे सब बात करो, कोई छुपाने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रिंसिपल लाइफ का ये रहा, एवरीथिंग शुड बी ओपन टू ऑल, देयर इज़ नथिंग पर्सनल हेयर। मैं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ था यूएस में, तो शकील भाई एक मेरे दोस्त हुआ करते थे, अभी भी हैं दोस्त। वो वहाँ ग्रांट्स में 30 मिलियन ग्रांट होती है, वो यूएस देता है, फंडिंग करता है इंस्टीट्यूशंस को। वो उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग में डिफरेंशिएट नहीं करते। जैसे प्राइवेट में हूँ, सरकारी इदारा गवर्नमेंट का कोई और है, तो फंडिंग दोनों को बराबर आ सकती है रिसर्च में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भारत में। हम लोग फंडिंग जो सरकार करती है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को करती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं सिर्फ उनको रिसर्च की ग्रांट दी जाती है, प्राइवेट फंडिंग नहीं करती है। प्राइवेट फंडिंग के तरीके हैं, बहुत मुश्किल हैं, जो नामुमकिन है। यानी अगर 25 लाख की ग्रांट लेना है तो मैं 5 करोड़ रुपए खर्च कर दूँ पहले, तो 25 लाख की ग्रांट मुझे मिल जाएगी। वो ग्रांट नहीं हुई। जो 5 करोड़ खर्च कर सकता है वो 25 लाख भी खर्च कर सकता है। तो उनसे मैंने पूछा, शकील भाई से मैंने पूछा कि ये बताइए कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी उतने मिलियन की ग्रांट दे देते हैं जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन को देते हैं, एक प्राइवेट रिसर्चर को भी वही ग्रांट देते हैं, यूएस सिटीज़न को, इसका क्या फ़लसफ़ा है? समझ में नहीं आया मेरे हिसाब। बोले भाई ऐसा है, कहीं से रिसर्च प्रूव हो जाए, हम तो पूरी दुनिया में बेचेंगे उसको, पैसा तो हमारे मुल्क में आएगा। हम 160 मुल्कों को देखते हैं कि 160 मुल्कों में हम अपना सामान बेचेंगे, यही कर रहे हैं। वो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री से ही अर्निंग करते हैं। वो गेहूं बेच के अर्निंग नहीं करते, ना दाल बेच के अर्निंग करते हैं, ना पेट्रोल बेच के अर्निंग करते हैं, ना गोल्ड बेच के अर्निंग करते हैं। वो तो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री चलाते हैं, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री से अर्निंग करते हैं। ये हमारा समझना इतना मुश्किल क्यों है भारत में? इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल बात है समझने में? अरे हम ऐसी चीज़ क्यों नहीं बनाएं कि जो हम 160 मुल्कों में बेचें? मेरा सवाल है समाज से।
और समाज को सवाल पूछना चाहिए सरकार से, क्योंकि हम जिसको उठा के लाते हैं वो वैसी का वैसी होता है। ये लाओ वो ऐसा, वो लाओ वो ऐसा, सारे एक से ही हैं, कोई फ़र्क ही महसूस नहीं होता। कहीं पे भी चले जाओ सिस्टम वही रन करते रहते हैं। तो हम लोगों को अगर ये आंकड़े आज आप लोगों की समझ में आ रहे हैं कि हम हर साल 3.5 लाख लोगों को गुर्बत की कगार पे सिर्फ कैंसर से ला रहे हैं, हम परिवारों को ख़त्म कर रहे हैं कैंसर से, बिकॉज वो ट्रीटमेंट कराने में अपना सारा सरमाया लगा देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? क्या किया हमने कैंसर में? कुछ भी तो नहीं किया। देखिए असल में क्या है कि ग़ुलामाना जहनियत हम अपनी ख़त्म नहीं कर पाए। ग़ुलामाना जहनियत क्या है कि 800 साल तो मुग़लों ने हुकूमत करी, वो भी बाहर से आए थे, मुग़ल थे। फिर 200 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत करी। वो हमारे अंदर ये बात बिठा गए कि वो जो करते हैं या जो वेस्टर्न वर्ल्ड करती है वो बेस्ट करती है। ऐसा नहीं है। वो हमें आके कतई नहीं बताएंगे कि हमारी परेशानियों का क्या निवारण है। हमारी परेशानी का निवारण, हमारी परेशानी का सोल्यूशन को हमें खुद ढूंढना है। हम उनकी 50 लाख की दवा को यहाँ बेच के कैंसर को ठीक नहीं करना चाहेंगे। हम अपने रिसर्च करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे और हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके। क्यों ना हम अपनी दवा यहाँ 100 रुपये में बेचें और दूसरी जगह लाख रुपए की बेचें, क्योंकि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री यही होती है। यूरोप में जिन लोगों की इंश्योरेंस होती है उन्हें ट्रीटमेंट फ्री मिलता है, उनको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन वहाँ की कंपनियाँ अगर हिंदुस्तान में दवा बेचती हैं तो वो उस अपनी कीमत पे बेचती हैं, जो कीमत यहाँ से लेके जाते हैं। जब वो यहाँ से पैसा लेके जाते हैं तभी तो अपने मरीजों को फ्री इलाज कराते हैं। आपको ये बात समझना चाहिए ना भाई कि यहाँ का पैसा या और मुल्कों का पैसा जब उनके पास जाएगा तभी तो वो अपनी इंश्योरेंस क्लेम में फ्री, इंश्योरेंस भी नहीं होती है वहाँ। वहाँ तो नेशनल इंश्योरेंस स्कीम है। आप पैदा हुए उस मुल्क में, आप इंश्योर्ड हैं, आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है महीने का। आपको अपनी सैलरी के जो टैक्स आपने दिया है उस टैक्स से आपकी इंश्योरेंस है। लेकिन वो दुनिया में उस सामान को बेच रहे हैं ना। अगर मैं 90% लोगों को सामान बेचूं और 10% लोगों को फ्री बांटूं तब भी मेरी कंपनी मुनाफे में रहेगी। यही मान के चलिए बाहर ऐसे ही होता है। अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया के सारे बड़े मुल्कों में यही होता है। अपनी पॉपुलेशन को सब्सिडाइज रेट फ्री पे देते हैं, बाहर दुनिया में सब चीज़ बेचते हैं। आपने सुना होगा कि बच्चे पढ़ने जाते हैं हमारे, हम लोग सारे बच्चे आजकल बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। 2 रंग की फ़ीस होती है वहाँ। एक फ़ीस होती है बाहर के बच्चों के लिए और एक फ़ीस होती है लोकल बच्चों के लिए। उसमें तकरीबन 10 गुना फ़र्क होता है। अगर 800 पाउंड फ़ीस है स्कूल के बच्चे की लोकल, तो 8000 पाउंड होगी बाहर के बच्चे की उसी स्कूल में। ये तरीका है। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री इसी को कहते हैं। हमने नॉलेज बेस्ड, हम असल में क्या है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ना ये जो बाहर की तरफ चमक धमक से हम जो मुतासिर होते हैं ना, इस मुतासिर को होना छोड़ दें। असल में ये तो शायद मैंने पहले भी जवाब दिया है आपको, बहुत अच्छा जवाब था, आपने फिर से मुझसे पूछा है मैं विदेश क्यों नहीं गया। असल में क्या है कि मेरा कर्जा है मेरे ऊपर, इस मुल्क का मेरे ऊपर कर्जा है। वो मैंने कर्जा अब तक पूरा ही नहीं किया है। मैं कैसे बाहर जाऊँ? मुझे एक दिन जाने में भी तकलीफ़ होती है, मुझे बाहर जाके मज़ा ही नहीं आता है। अगर मैं लंदन में भी टहलता होता हूँ तो मुझे ये फिक्र होती है यार दिन ख़राब हो गया, आज बेकार हो गया एक दिन। मेरा कर्जा है ना, इस मुल्क का बहुत बड़ा कर्जा है। इस मुल्क में मैंने 5000 रुपये में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करी, सिर्फ 5000 रुपये फ़ीस दी थी मैंने मेडिकल करने की, MBBS करने की, जो स्कूल में भी आज 1 महीने की फ़ीस होती है। इतना बड़ा कर्जा मेरे ऊपर है। इस कर्जे को चुकाए बगैर तो कहीं जाना नहीं है। मैं तो अल्लाह से दुआ रोज़ करता हूँ कि अल्लाह थोड़ी ज़िंदगी और दे दे कि ये कर्जा चुका दूँ। बस ये इस बात पे ख़त्म करेंगे आज का किस्सा।